नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भाई आपको काफ़ी समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है, इसका कारण ये था कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आपके लिए इस तरीके की आगे कोई वीडियो नहीं आ पाई है। 5-6 दिन से मैं थोड़ा बीमार था। अब थोड़ा स्थिति में सुधार हुआ है, तो बाकी मैं अभी पूरी तरह से फिट अभी भी नहीं हूँ, लेकिन आपको चेहरे को देख के पता लग रहा होगा कि हाँ मैं बीमार था। जैसा थोड़ा सा मेरे स्वास्थ्य में सुधार आया, मैं आपके लिए हिस्ट्री की आगे वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि भाई हमारे इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है, ठीक है, इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई अब से पहले जो आपकी जो हिस्ट्री थी, वास्तव में वो एक टेलर था। हिस्ट्री की शुरुआत नहीं थी, क्योंकि हिस्ट्री जो है आज यहाँ से शुरू हुई है। जो आज अध्याय 2 चल रहा है, यहाँ से हिस्ट्री शुरू होगी, क्योंकि वो हिस्ट्री तो थी, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, हमारी हिस्ट्री को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, ये सब हमने उसमें आपको बताया था। आज हम अध्याय हिस्ट्री का दूसरा शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 होगा। अभी तक जितनी वीडियो थी वो अध्याय 1 पर थी, अब अध्याय 2 होगा, जिसमें हम आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताएंगे, कैसे आदिमानव का विकास होता है, जिसमें आप जानते हैं कि भाई नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ये सब जानते हैं आप। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे मानव ने खेती करना सीखा था, ठीक है, कैसे आग का आविष्कार हुआ था, इन सब पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यदि आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही हो तो इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी आवाज़ आज धीमी होगी, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिस्ट्री को इंटरेस्ट करके पढ़ो, और हिस्ट्री जीके के जितने भी भाग हैं उनमें सबसे उलझा हुआ सब्जेक्ट है। हिस्ट्री जीके के सभी भागों में सबसे उलझा हुआ सब्जेक्ट है। उलझा हुआ सब्जेक्ट क्यों है? अभी यहाँ तो कोई उलझन की बात नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत उलझन की बात आएंगी, वो अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे और आधुनिक भारत पढ़ोगे, जैसे आधुनिक भारत की बात करें तो भाई 1700 के आसपास औरंगजेब शासन कर रहा था। उसी समय 1600 में आपको पता ही है कि भारत में अंग्रेज आ गए थे। तो हमें उसी समय तो अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, उसी समय औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है, इसी समय दिल्ली में शासन किसका चल रहा है, ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, उधर फिर मैसूर पर। तो हिस्ट्री जो है बुरी तरीके से उलझी हुई है, हमें इसे सुलझा कर पढ़ना है, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से हमको इसको पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी पढ़ाता हूँ एक बार में कुछ भी नहीं छूटने वाला इसमें से, ठीक है। बढ़िया बढ़िया पॉइंट आप नोट करिए, बढ़िया अच्छे नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए, कुछ भी भार होने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो ये भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, हमने भारतीय इतिहास को आप ये मान सकते हैं कि आज ये पहला चैप्टर है, वास्तव में अध्याय 2 है ये, ठीक है। लेकिन वास्तव में हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। भारतीय इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इन पे, लेकिन कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा। मैंने समझाए थे अभी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। इन 3 पार्टों में हम हिस्ट्री को बांटते हैं, भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर। इन 3 पार्टों में बांटकर हम हिस्ट्री का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। भैया जो लेक्चर क्लास है, ज्यादा मैं इस पे लिखूंगा नहीं, तो प्रागैतिहासिक काल को आप बस ध्यान से सुनते जाइए। जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम पाषाण काल या फिर प्रस्तर युग भी बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या प्रस्तर युग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, काल का अर्थ होता है समय। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय,
तो इसका अर्थ ये है मानव द्वारा जिस काल में या जिस समय में सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव द्वारा जिस समय में पत्थर का प्रयोग किया गया सबसे पहले उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, या फिर पाषाण काल कहते हैं। भाई मानव ने सबसे पहले अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। मानव के पास ना तो लोहे के औजार थे, ना तांबे के औजार थे, ना हड्डियों के औजार थे। सबसे पहले मानव को जो आसानी से उपलब्ध हुए थे औजार वो पत्थर के औजार थे। सबसे पहले मानव ने पत्थर के औजार बनाए थे अपनी भूख मिटाने के लिए। कोई भी जीव जंतु है, सभी को भूख लगती है, तो मानव ने अपना पेट भरने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। और पत्थर के औजारों की जो शुरुआत हुई थी, जिस काल में पत्थर के औजार बनाए गए या जिस काल में सबसे ज्यादा पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं आप, या उसे आप पाषाण काल कह सकते हैं, या फिर उसे प्रस्तर युग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिपि नहीं थी, यानी कि इस पाषाण काल में, जो पाषाण काल है, मैं आपको यहां पे लिख दूं, इस प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, पाषाण काल। इस पाषाण काल में किसी भी लिपि का विकास नहीं हुआ था। पाषाण काल में कोई भी लेखन की कला, लिखने की किसी भी कला का विकास नहीं हुआ था। ना तो लिखने की कला का विकास हुआ था उस समय, ना ही लिखने की कोई सामग्री थी। जैसे मेरे पास आज ये है, पेन होता है, ठीक है, स्याही होती है, उस समय ऐसी कोई भी लेखन सामग्री नहीं थी पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। ना तो लिपि थी, ना तो कोई लिपि थी, और ना ही लेखन की प्रणाली थी, ना ही सामग्री थी। तो जब कुछ ना होने की वजह से पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात ऐसा काल जिसमें लिपि का विकास ना हुआ हो। आपसे पूछा जाए किस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो आप बताएंगे पाषाण काल में या फिर प्रागैतिहासिक काल में। तो जब लिपि नहीं है तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिली? इसकी जानकारी मिली हमें पुरातात्विक स्रोतों से, जो मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, तो उनको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। अब प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले पत्थरों के हथियारों का प्रयोग किया था, पत्थरों के उपकरण बनाए थे, औजार बनाए थे, ठीक है। अब इन पत्थरों के उपकरणों में या हथियारों में समय समय पर मानव ने इनमें परिवर्तन किया, या मानव द्वारा जो हथियार बनाए गए थे उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया, मानव ने उनमें बदलाव किया समय समय पर। उस बदलाव के आधार पर हम इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। यह प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। मानव द्वारा जो पत्थर के हथियार बनाए गए थे उनकी आकृतियों में, उनके आकार में समय समय पर बदलाव आए। उन बदलावों के आधार पर ही हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नवपाषाण काल। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों काल किसके अंतर्गत आते हैं? पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल। ये तीनों किसके भाग है? प्रागैतिहासिक काल के हैं। तो हम आज इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पहले हम आपको इनकी बता रहे हैं मोटे तौर पे, फिर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो जो पुरापाषाण काल की तिथि निर्धारित की गई है वो की गई है 5 लाख ईसा पूर्व से। 5 लाख ईसा पूर्व से इसकी जो तिथि मानी जाती है पुरापाषाण काल की, वो मानी जाती है 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 5 लाख ईसा पूर्व से इसकी तिथि मानी जाती है 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की बात करें, इसकी तिथि मानी जाती है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर, और इसकी जो तिथि मानी जाती है वो मानी जाती है 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसकी तिथि मानी जाती है 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल की। नवपाषाण काल, इसकी तिथि मानी जाती है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसकी जो है तिथि मानी जाती है। तो वही जो पाषाण काल है उसे पत्थरों के प्रयोग या पत्थरों की आकृति में या बनावट के आधार पर 3 भागों में बांट दिया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जिसकी तिथि चलती है कब से कब तक? इसकी तिथि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलती है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर
4000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। तो ये हम आज जानेंगे प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन मैंने बताया है कि हमने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, तो और भाग भी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आगैतिहासिक काल। आगैतिहासिक काल में क्या है, जो आगैतिहासिक काल है इसमें लिपि का विकास तो हो गया था, ठीक है, उसमें अभी हमने क्या पढ़ा, लिपि नहीं, लिपि का विकास हो चुका। लिपि हम लिख देते हैं शॉर्ट में, लिपि है, इसमें लिपि तो है, लेकिन इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया गया था, इसमें जिस लिपि का प्रयोग हुआ था वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। आगैतिहासिक काल में लिपि का विकास जरूर हुआ, लेकिन जिस लिपि का इसमें प्रयोग किया गया मानव द्वारा वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, वो आज तक ज्ञात नहीं हुई है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आप सभी जानते हैं, पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता किस काल की है, तो आप बताते हैं सभी आगैतिहासिक काल की है। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को आगैतिहासिक काल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज तक वो पढ़ी नहीं गई है। इसमें लिपि का विकास हुआ लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं गई, इसीलिए इसको आगैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसके 2 कालखंड है, इसके 2 कालखंड है भाई, एक तो हमने यहीं पे लिख दिया हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हम लिख देते हैं वैदिक सभ्यता। इसके 2 कालखंड थे, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके 2 कालखंड थे। अब इनका हम काल भी देख लेते हैं, तो इनका काल कहाँ पे लिखे, तो इनका काल हम ऊपर लिखे देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये मानी जाती है, बाद में हम इनकी तिथि बारीक तरीके से बताएंगे, 2500 से लेकर हड़प्पा सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का काल लिख दिया हमने, 1500 से लेकर 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मानी जाती है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता मानी जाती है। तो ये होगी आगैतिहासिक काल की, जिसमें लिपि ज्ञात ना हो। 1500 से लेकर इसके ऊपर लिखी हुई है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, कौन सी मानी जाती है, वैदिक सभ्यता मानी जाती है। आपको दिख नहीं रही, ऊपर लिख लेंगे वैदिक सभ्यता कालखंड था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। तो हम कहां तक पहुंच गए, 600 ईसा पूर्व तक हमारा आगैतिहासिक काल। हम आगैतिहासिक काल में किन 2 चीजों को पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। और हम प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ने वाले हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हमारा तीसरा स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा कह सकते हैं इतिहास हमने बांटा है 3 भागों में, तीसरा भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरे भाग को हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार, इनको मिटा देते हैं क्योंकि तो अभी चलेंगे, दोबारा लिख देंगे इनको। तो भाई तीसरे भाग को देख लेते हैं। तो जो ऐतिहासिक काल है इसमें पूरी तरह से लिपि और लेखन प्रणाली का विकास हो चुका था। लिपि और लेखन प्रणाली पूरी तरह से इसमें विकसित हो चुकी थी और वो पढ़ी भी गई थी, ठीक है। इसकी जो लिपि थी वो पढ़ी भी गई पूरी तरह से, लिपि का इसमें विकास हो गया, लिपि की सामग्री भी थी इसमें, लेखन प्रणाली सब कुछ था इसमें, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऐतिहासिक काल के कौन कौन से कालखंड हैं। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, अब इस प्राचीन भारत को और क्या कह सकते हैं, महाजनपद काल, महाजनपद काल भी इसको हम बोल सकते हैं, इसको बुद्ध काल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी हम डेट की बात करें तो ये चलेगा हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। ईस्वी है, याद रखना है, ईस्वी है, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत महाजनपद काल, ठीक है। दूसरे पे हम पढ़ेंगे आपका इसमें मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम इसमें। ये अभी तो आपका इतिहास का विभाजन चल रहा है भाई। मध्यकालीन भारत की हम डेट की बात करें, मतलब इसका जो कालखंड है वो हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे 712 से 1707 तक, ठीक है। आधुनिक भारत इसी का भाग है, आधुनिक भारत भी, आधुनिक
इतिहास बोल सकते हैं, या आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हम इसमें पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से लेकर और 1947, यानी कि जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका शामिल होगा। ठीक है, और एक चौथा भाग है इसका जिसको बोलते हैं आजादी के बाद उदारीकरण भारत का। आजादी के बाद देश का उदारीकरण, देश का उदारीकरण। ठीक है, आजादी के बाद देश का उदारीकरण। ठीक है, इसका जो काल माना जाएगा 1947 से लेकर 1991 तक। ये हमारा टोटल इतिहास का विभाजन है जो हमने आपको करके दिखाया है। लिपि लेखन प्रणाली ऐतिहासिक काल में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, सब कुछ था, सामग्री भी थी, ये इसकी जो लिपि थी वो पढ़ी भी गई है। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है। जैसे हमने भाई महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए थे। तो इस समय लिपि पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। जैसे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा, ठीक है, और हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं जैसे गुप्त काल में गुप्त की जो दरबारी भाषा थी, संस्कृत थी। तो इस समय भाषा पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। इसके बारे में हम, ये तो बाद की बात है, फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक है उसको उठाते हैं। तो हमारा ये इतिहास है, प्राचीन भारत, महाजनपद काल, बुद्ध काल, इसको कह सकते हैं। ये सब ऐतिहासिक काल में आएंगे जितने भी कालखंड है। ठीक है, सब ऐतिहासिक काल के कालखंड है। तो हम भाई अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमने आपको इतिहास का विभाजन करके दिखा दिया कि भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए। भारतीय इतिहास का तरीका पढ़ने का ये है। ठीक है, बाकी आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा मुख्य आज जो फोकस है भाई वो किस पे है, वो हमारा पाषाण काल पे है। हमारा मुख्य फोकस जो है वो पाषाण काल पे है। थोड़ा आवाज मंदी है, जैसा भी है। अध्याय 2 है ये पाषाण काल। हमारा फोकस होगा आज पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, यानी कि हमने जो भी बताया ना आपको प्रागैतिहासिक काल, वही है प्रागैतिहासिक इतिहास, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने बताया भाई मानव ने सबसे पहले अपनी भूख मिटाने के लिए जो हथियार बनाए थे वो पत्थर के बनाए थे। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय, यानी कि मानव द्वारा जिस समय में पत्थर का प्रयोग किया गया उसे हम पाषाण काल कहते हैं। मानव द्वारा जिस समय में पत्थर का प्रयोग किया गया उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में कोई भी लिपि विकसित नहीं हुई थी, ना ही कोई सामग्री थी मनुष्य के पास लिखने के लिए। केवल इसके बारे में जानकारी हमें प्रागैतिहासिक स्रोतों से मिलती है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनकी मैंने अभी आपको डेट बताई है, दोबारा बताई जाएगी, दिक्कत न ले। तो जो पुरा पाषाण काल है हम पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है वो पुरा पाषाण काल को लेकर है, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले पुरा पाषाण काल को देख लेते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं, वर्तमान में हम चर्चा करेंगे नंबर 1 पुरा पाषाण काल पे। नंबर 1 किस पे चर्चा करेंगे, पुरा पाषाण काल पे हम चर्चा करेंगे। पुरा पाषाण काल, तो भाई जो पुरा पाषाण काल है ये माना जाता है 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख BC से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है इसके जो कालखंड है। पुरा पाषाण काल का कालखंड बताइए। 5 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है पुरा पाषाण काल का। पुरा पाषाण काल को
हमने 3 भागों में बांट लिया। हमने नहीं बांटा है, इतिहासकारों ने बांटा है, ठीक है। हम हेरोडोटस नहीं है जो अपने पास से बांट देंगे इसको। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है या 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके बदलावों के आधार पर इसमें जैसे समय समय पर बदलाव आए तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अभी तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और हमने पुरापाषाण काल लिखा यहाँ पर, इसको भी 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे नंबर 1 पे हम लिखेंगे यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, यहां पे लिखेंगे हम नंबर 2 पे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा, पुरापाषाण, ठीक है, मध्य पुरापाषाण। नंबर 3 उच्च पुरापाषाण, पुरापाषाण, ठीक है। तो हमने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट लिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल की बात करें, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, पहले इनके बारे में, तीनों के बारे में मैं आपको एकजुटता से बता देता हूं कि पुरापाषाण काल यानी कि पूरे पुरापाषाण काल पर मैं 5 मिनट के लिए चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद इनकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता दूंगा अलग अलग, ठीक है। पहले थोड़ा सा पूरे पुरापाषाण काल को यानी कि इन तीनों का मिश्रित रूप से मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताता हूं। चलो पहले इनका कालखंड देख लेते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, ये पता है आपको, पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो निम्न पुरापाषाण काल जो चलता है, ये चलता है 5 लाख से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसका कालखंड माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व तक। इसका कालखंड माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। इसका कालखंड माना जाता है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इसका कालखंड माना जाता है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तो हमने 3 भागों में बांटा इसको। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक, उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ऐसा ही बिल्कुल अपने आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम पूरे पुरापाषाण काल पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके बाद हम आपको इनकी जो विशेषताएं हैं, जो इनमें कुछ हुआ है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले इन तीनों के बारे में विस्तार से मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो भाई पुरापाषाण काल में बड़े ध्यान से सुनना है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लगभग आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य का इस जीवन पर विकास, इस धरती पर विकास हुआ था। मनुष्य का विकास धरती पर आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अब मनुष्य का जब विकास हुआ था तो मनुष्य में कोई भी विशेषता, कोई भी गुण नहीं था। मस्तिष्क उसका कार्य नहीं करता था। उसके जो अंगूठे होते हैं, हाथ और पैर के अंगूठों में पकड़ने की क्षमता नहीं थी। सीधा उस पे चलने की क्षमता नहीं थी। मानव जो है झुककर चलता था। आपने कभी कभी देखा होगा भी, पहले मानव थोड़ा झुक के चला, फिर उससे ऐसे बढ़ता चला गया और पूरी तरह से वो सीधा हो गया। उसका मस्तिष्क काम करने लग गया पूरी तरह से, उसने अपने दिमाग का प्रयोग करने लगा, विकास हुआ उसके मस्तिष्क का। हाथों का प्रयोग हुआ, मतलब ये हाथ पहले उसके ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, और उसने फिर पत्थरों को अपने हाथों से ऐसे पकड़ना शुरू कर दिया। पहले उसके हाथ ऐसे कार्य नहीं करते थे, बाद में आके कार्य करें। तो ये काफी अतीत की बात है। अब हम पुरापाषाण काल पे आते हैं सीधे। तो पुरापाषाण काल में मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं, बाकी इनमें हम बताएंगे प्रत्येक भाग में। मनुष्य आरंभ में, पुरापाषाण काल में मनुष्य जो मानव था वो पहले खुले आकाश में नदी और झीलों के आसपास रहता था। आरंभ में मानव नदी और झीलों के आसपास रहता था। अब नदी और झीलों के आसपास रहने से उसे, भैया आप सभी जानते हैं कि उस समय खेती तो नहीं थी, इस समय खेती तो नहीं थी, तो मनुष्य
का जो भोजन था वो क्या था? शिकार, फल और कंदमूल, वृक्ष की छालें, इन्हें खाता था मनुष्य। तो मनुष्य शिकार के लिए नदी और झीलों के आसपास रहता था। आरंभ में मनुष्य का जो मुख्य स्थान था वो नदी और झीलों के आसपास था। क्यों? क्योंकि नदी और झीलों के आसपास जो जंगल के जीव जंतु थे वो वहाँ पे पानी ग्रहण करने आते थे, जल के लिए, जल पीने के लिए वहाँ पे आते थे और मनुष्य आसानी से उनका शिकार कर लेता था। क्योंकि मनुष्य नदी और झीलों के आसपास इसीलिए रहता था कि भाई यहाँ पे मनुष्य को इतना पता था कि यहाँ पे पशु आएंगे और हम आसानी से उनका शिकार कर लेंगे, हमें दूर जाने की या भागने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो पुरातन काल में मनुष्य खुले आकाश में नदी और झीलों के आसपास रहता था, वहाँ पानी पशु आते थे, उनका शिकार करके अपना भोजन करता था। मनुष्य का मुख्य भोजन जो था वो कच्चा मांस था पुरातन काल में, और कंदमूल, छाल, ये मनुष्य जो है खाता था। ठीक है, इसके बाद मैं पूरे इन तीनों पे चर्चा कर रहा हूँ विस्तार से। इस समय मनुष्य में एक बात और है, इस समय मनुष्य में समूह में रहकर शिकार करता था। मनुष्य समूह में रहकर शिकार करता था, ठीक है, क्योंकि इस समय मनुष्य जान चुका था कि अकेले रहने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, भूखा मर जाएगा। वह जान चुका था पुरातन काल में कि अकेले रहकर कोई भी लाभ नहीं है। यदि हमें अपना पेट पालना है या हमें अपना भोजन रोजाना के लिए हमें भोजन उपलब्ध कराना है तो हमें सबके साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तो मनुष्य उस समय समूह में रहकर शिकार करता था। पुरातन काल में मनुष्य समूह में रहकर शिकार करता था। मनुष्य में यह बात उसके मस्तिष्क में बैठ चुकी थी कि अकेले रहने से कभी भी शिकार हाथ लगने वाला नहीं है, इसलिए वह कुछ लोगों के समूह में रहकर शिकार करते थे। आपस में सभी मिलकर शिकार करते थे और बाद में शिकार को आपस में बांटकर खा लिया करते थे। अब आपसे सवाल आ सकता है, मैं आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल का सवाल बता रहा हूँ। आपसे सवाल आ सकता है कि मनुष्य समूह में रहता था, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मनुष्य समूह में रहकर शिकार करता था। मनुष्य समूह में रहकर शिकार करता था। समूह में रहकर शिकार करने के जो साक्ष्य मिले हैं, समूह में रहकर शिकार करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मनुष्य? तो भैया हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला है। मिर्जापुर जिले की गुफाओं से, या मिर्जापुर जिले में गुफाओं से उसके ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य जो है समूह में रहकर शिकार करता था। तो ये सवाल सब ISPCS इन लेवल के हैं कि कहाँ से बताइए मनुष्य के समूह में रहकर शिकार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की गुफाओं से ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए कि मनुष्य समूह में रहकर शिकार करता था। उस समय समूह में रहने की भावना मनुष्य में जो है विकसित हो चुकी थी। तो मैंने बताया अभी खुले आकाश में घूमता रहता था। मनुष्य का इस समय कोई स्थायी आवास नहीं था। ऐसा नहीं था मनुष्य के यहाँ घर बना के रहने लग जाए, ठीक है। अभी भी मनुष्य गुफा में रहना नहीं शुरू करा। मनुष्य आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, ठीक है। कोई भी उसका स्थायी आवास नहीं था कि भाई आज यहीं बस के शिकार करना है। वह शिकार की खोज में कहीं से कहीं पहुंच जाता था, कहीं भी वो रुकता नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं कि निश्चित समय पे यहीं बसा रहे, वो कहीं भी पहुंच जाता, उसे कोई ज्ञान नहीं था ये स्थान कौन सा है, ये स्थान कौन सा है, ठीक है। शिकार की खोज में कहीं से कहीं वो निकल जाता था मनुष्य, उसका कोई स्थायी आवास नहीं था और अभी तक वह खुले आकाश में रह रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं तो पूरे पुरातन काल में चर्चा कर रहा हूँ, इन पे तो नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। पहले मनुष्य खुले आकाश में रहता था, अब मनुष्य ने धीरे धीरे गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। इसी काल की बात चल रही है, लगभग इस काल में आके सबसे अंत में पुरातन काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। अब गुफाओं में रहना शुरू कर दिया तो मनुष्य जब गुफाओं में रहा, भाई तुम हो विश्राम करके कहीं बैठते हो तो क्या करते हो, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हो, ठीक है। आराम से तुम बैठे हो, कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारा हाथ जो है ये कार्य करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आप पे कोई लकड़ी है तो आप ऐसे ही करते रहेंगे। मिट्टी में बैठ के बच्चे को देखते हो, मिट्टी में बैठेंगे तो ऐसे रेत करते रहेंगे। तो जब मनुष्य गुफाओं में विश्राम करता था तो मनुष्य ने गुफाओं में चित्रकारी कर दी। और चित्रकारी क्या कर दी, मनुष्य के पास दिमाग में क्या था, खेती तो नहीं थी, क्या था भाई, मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था। तो मनुष्य ने गुफाओं में शिकार के ही चित्र अंकित कर दिए। गुफाओं से जो चित्रकारी मिली है वो किसकी मिली है, जीव जंतुओं की। मनुष्य जीव जंतुओं का शिकार कर रहा है, इसके ही चित्र मनुष्य ने कहाँ बना दिए, जब वो गुफा में रहा तो गुफाओं में बना दिए। तो पुरातन काल में चित्रकारी भी प्रारंभ हो गई थी। और बात बताई जाएंगी अभी, पुरातन काल में चित्रकारी प्रारंभ हो गई थी। अभी आपको नोट नहीं करना, नोट तो इनमें करना है। अब पुरातन काल में चित्रकारी होगी, चित्रकारी किसकी मिलती है हमें,
चित्रकारी जो मिलती है किसकी मिलती है? जीव जंतुओं के चित्र है, मनुष्य शिकार कर रहा है उनका और उनके चित्र जो है गुफाओं में अंकित मिले हैं। अब सवाल बन सकता है चित्रकारी गुफाओं में मनुष्य के द्वारा जो चित्रकारी की गई थी सर्वप्रथम उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भैया भीमबेटका गुफा से मिले हैं उसके साक्ष्य। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अब्दुल्लागंज में है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा से मनुष्य के चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नहीं है, सॉरी, रायसेन जिले में है। ठीक है, होशंगाबाद में आदमगढ़ है। तो मनुष्य के जो भीमबेटका गुफा है यहाँ से हमें मनुष्य की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी कब शुरू करी थी? पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने चित्रकारी शुरू कर दी थी। चलो, मनुष्य ने चित्रकारी कर दी, गुफा में रहने लगा मनुष्य। ओके, अब यहाँ तक पुरापाषाण काल में मनुष्य गुफाओं तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई जब मनुष्य उस समय, भाई आज भी आप देखते होंगे कुछ ऐसे खतरनाक जंगली जानवर हैं कि हम पे आज इतने सक्षम हथियार होने के बाद भी आज भी वो हमारा शिकार कर सकते हैं। तो सोचो, मनुष्य पे उस समय तो इतने खतरनाक हथियार नहीं होंगे जितने आज हैं। आज इतने कुशल और सक्षम हथियार हैं हमारे पास, ऐसे उपकरण हैं कि हम फिर इतना होते हुए भी बाघ जैसे जानवर का शिकार नहीं कर सकते। तो क्या उस समय बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। तो मनुष्य शिकार करना और अपनी रक्षा करना ये मनुष्य का दायित्व था। तो ये सोचो कि मनुष्य अपनी रक्षा कैसे करता होगा? मनुष्य के पास घर नहीं, घर में दुबक जाए वो। ठीक है, तो मनुष्य अपनी रक्षा कैसे करता होगा? तो मनुष्य ने अपनी रक्षा करने के लिए क्या करा? पत्थरों के हथियार बनाए। तो पूरे पे विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने अपनी रक्षा करने के लिए क्या बनाया? पत्थर के हथियार बनाए। लेकिन वो जो हथियार बनाए गए थे ना, वो नकूले नहीं थे, वो बेढंग के हथियार थे, अच्छी किस्म के हथियार नहीं थे जो मनुष्य ने पुरापाषाण काल में हथियारों का प्रयोग किया था। वो हथियार जो थे वो कहते ना पैने हथियार नहीं थे, वो नकूले नहीं थे। लेकिन मनुष्य फिर भी उनसे शिकार करता था। मनुष्य ने हथियार किस लिए बनाए थे? अकेले हथियार मनुष्य ने शिकार करने के लिए नहीं बनाए, अपनी रक्षा करने के लिए बनाए थे। मनुष्य ने हथियारों का प्रयोग अपनी रक्षा करने के लिए भी किया और पशुओं का शिकार करने के लिए भी किया। लेकिन मनुष्य द्वारा जो हथियार बनाए गए पुरापाषाण काल में, भैया वो भोंडी बोल सकते हैं उसको, भोंडी और नुकीले नहीं थे, वो अनुकूले हथियार थे, पैने हथियार नहीं थे, जो पत्थर के हथियार मनुष्य ने बनाए थे पुरापाषाण काल में। ठीक है, अब इस पुरापाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज है। आग का आविष्कार कैसे माना जाता है या आग के आविष्कार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आग का आविष्कार कैसे माना जाता है? मनुष्य है, मैंने अभी बताया, मनुष्य ने हथियार बनाए पत्थर के। जब मनुष्य पत्थर के हथियार बनाता था तो पत्थर के हथियारों के लिए उस समय हथौड़ा तो नहीं था, लोहे वाला हथौड़ा तो नहीं था। तो मनुष्य क्या करता था? पत्थर से पत्थर पर चोट मारकर, पत्थर से पत्थर घिसकर वो हथियार बनाता था। और आप जानते हैं जब पत्थर से पत्थर पर चिंगारी लगता है तो क्या होता है? चिंगारी निकलती है। और मनुष्य पत्थर से हथियार बनाता गया, लेकिन जैसे ही जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विचार हो रहा था, जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास हो रहा था, आदि मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, उसके मस्तिष्क में विचार आया कि भाई ये इससे जो चिंगारी निकल रही है आखिर ये क्या है। धीरे धीरे मनुष्य ने उस चिंगारी से जो सूखी पत्तियां थी जंगल की, उनको जलाना शुरू कर दिया। अब उनको जलाने से मनुष्य को ज्ञान हुआ कि भाई ये सूखी पत्तियां जो है इनसे नष्ट करी जा सकती हैं, जंगल नष्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, सफाया किया जा सकता है। आगे चलकर इससे खेती का विकास हो जाएगा। जंगल साफ होंगे तो क्या होगा? खेती का विकास होगा। तो अब क्या हुआ? आग का आविष्कार हो जाता है पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार होने से मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया? चर्चा कीजिए। जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं उनमें लिखने के लिए आता है 70 शब्द में चर्चा कीजिए कि आग के आविष्कार होने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई आग का आविष्कार होने से मनुष्य के जीवन पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये आया था वो ये आया कि अब से पहले मनुष्य कच्चा मांस खाता था, लेकिन आग का आविष्कार होने से मनुष्य मांस को पकाकर खाने लगा। मानव ने मांस पकाकर खाना शुरू कर दिया आग का आविष्कार होने से। तो ये पूरे पुरापाषाण काल के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो मोटी मोटी मैंने उठाई है। अब इन पुरापाषाण काल में जो छोटे छोटे भाग हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, इनके हम स्थल देख लेते हैं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
पुरापाषाण काल है, सबसे पहले इसकी आपको काल याद रखना है। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक ये चलता है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट लिया हमने, जिनमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं निम्न पुरापाषाण काल की। तो भैया निम्न पुरापाषाण काल में सवाल वही है जो मैंने अभी बताए हैं। मनुष्य आरंभ में नदियों और झीलों के आसपास रहता था, खुले आकाश में रहता था। इस काल के दौरान जो उसे मिल जाता था उसे वो खा लिया करता था, वह अस्थायी था। आज यहाँ कल वहाँ, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। नदियों के किनारे विश्राम करता था, पेड़ों से जो कंदमूल फल ऐसी चीज खाता था, वो वगैरह छाल वगैरह ऐसा खाता था, कच्चा मांस खाता था। समूह में रहकर इस काल में मनुष्य जो है शिकार करता था। ठीक है, समूह में रहकर शिकार करता था क्योंकि मनुष्य को उस समय ये ज्ञान हो चुका था, इस बात का अभाव मतलब इस बात का उसे अपने अंदर से फीलिंग आ चुकी थी कि भाई यदि हमें अपना पेट भरना है तो समूह में रहकर शिकार करना पड़ेगा, अकेले रहकर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नदियों किनारे इसलिए रहता था क्योंकि नदी पर पशु पानी पीने आते थे, जिससे उन्हें आसानी से शिकार अपना मिल जाता था। उन्हें दूर भागने की जरूरत नहीं थी, उन्हें पता था कि जल ग्रहण करने तो ही आएंगे। उस समय नलकुंभ तो नहीं थे, कुएं तो नहीं थे, ये तो बाद की खोज है सब। तो नदी जो थी, नदी पे पशु जो है जल ग्रहण करने आते थे और मनुष्य आसानी से उनका शिकार कर सकता था। तो भैया इस काल में निम्न आपसे पूछा रहा है आपका आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। लेकिन उसने पुरापाषाण काल के भाग दे रखे हैं, पुरापाषाण काल नहीं दे रखा। तो आप क्या बताएंगे? निम्न पुरापाषाण काल। धीरे धीरे इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग की खोज। आग की खोज किस काल में हुई? निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी आग की खोज। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है निम्न पुरापाषाण काल में। आपको बस ये याद रखना कि आग की खोज हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, इस काल में जो हथियार थे वो कैसे थे? बिल्कुल घटिया किस्म के हथियार थे, बिल्कुल नकूले हथियार नहीं थे जिनसे शिकार करना बहुत ही कठिन बात थी। ठीक है, इस काल के हम हथियारों की बात कर लेते हैं। जो उपकरण थे, औजार आपसे पूछा जा सकता है कि ये औजार का नाम दे देगा कि बताओ ये औजार किस काल का है। तो इस काल के हम औजारों की बात करते हैं। जैसे इस काल के औजार कौन कौन से थे? कुल्हाड़ी। ठीक है, इस काल के औजारों में आई है कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक। कुल्हाड़ी, विदारणी, देखे तो हमने भी नहीं है ये, और हमें तो शिक्षा से मतलब है। कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक। ठीक है, इस काल के प्रमुख हथियार थे या उपकरण थे। ठीक है, कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख हथियार या उपकरण थे। अब एक सवाल यहां से आता है, निम्न पुरापाषाण काल के जो आप बता रहे हो कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक, ये तो हो गए हथियार या उपकरण। इसके स्थल बताओ, इसके स्थल भी पूछे जाते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल के स्थलों में हम आपको स्थल इधर लिखे देते हैं। अभी हम निम्न पुरापाषाण काल पर बात कर रहे हैं, इनके नीचे मत लिख देना इनको। स्थल कौन कौन से थे? तो भाई राजस्थान में थार। सवाल आएगा थार किस काल का स्थल माना जाता है? निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है थार। ठीक है, इसके अलावा आपसे भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लिख देंगे इनके आगे। भीमबेटका गुफाएं किसकी हैं? तो ये आप लिखेंगे निम्न पुरापाषाण काल। आग की खोज इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके प्रमुख हथियार ये थे, मनुष्य का स्थायी निवास था, समूह में रहकर मनुष्य जो है शिकार करता था। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं भी इसी काल की हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में है, ये इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में। बेलन नदी घाटी ये भी इसी काल का स्थल है। बेलन नदी घाटी किसका है? इसी काल का स्थल है, उत्तर प्रदेश के जो है ये मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में है ये बेलन नदी घाटी। इसके बाद आप देखोगे सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी किसकी है? निम्न पुरापाषाण काल की है। सोहन नदी घाटी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान वाले पंजाब में है। ठीक है, तो ये सभी स्थल कह सकते हैं किसके हैं? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हथियार या उपकरण है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में, थार जो कि राजस्थान का है, किस काल का है? निम्न पुरापाषाण काल का है। तो हम निम्न पुरापाषाण काल में ये सब चीज आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
निम्न पुरापाषाण काल को निकालते हैं, पीछे आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। ज्यादा नहीं है, इनसे स्थलीय हथियार ही बन सकते हैं। बाकी तो मैंने विस्तार से चर्चा बता दी पूरे उस पे पुरापाषाण काल पे। पुरापाषाण काल में कैसे कैसे हुआ था, पहले मनुष्य खुले आकाश में रहा, फिर गुफाओं में चला गया, बस यहीं तक पुरापाषाण काल की वो है कि मनुष्य पहले समूह में रहकर शिकार करता है, कच्चा मांस था, फिर पका मांस खाने लगा। अब आगे जब आप मध्यपाषाण काल पढ़ोगे, अभी तो पुरापाषाण काल पढ़ रहे हो, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, तो आगे उनका विकास बताएंगे। अब पुरापाषाण काल तक तो मनुष्य भी गुफाओं में रह रहा ना, अब गुफाओं से निकलेगा, ठीक है, बाहर जाएगा, फिर बस्तियां बनाएगा, खेती करेगा, ऐसे धीरे धीरे उसका विकास हो जाएगा। अब आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल की जो तिथि है कितनी है, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इसकी तिथि लिख लेंगे मध्यपाषाण काल की, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण नहीं, मध्य पुरापाषाण काल की। अब इस काल की विशेषता क्या लिखेंगे आप, इस काल में जो हथियार थे, मैंने बताया जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें हथियार बिल्कुल घटिया किस्म के थे, लेकिन इसमें हथियार थोड़ा सा हल्का सा हथियारों में सुधार आ गया था। मध्य पुरापाषाण काल में हथियारों में जो उपकरण बना रहा था पत्थर के मानव, उनमें थोड़ा सुधार आ गया था। और आग का आविष्कार हुआ तो निम्न पुरापाषाण काल में था, लेकिन आग का प्रयोग बड़े पैमाने पर किस काल में हुआ था, आग का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ था मध्य पुरापाषाण काल में। आग का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है मध्य पुरापाषाण काल में, आविष्कार हो चुका था निम्न पुरापाषाण काल में, बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। कब, मध्य पुरापाषाण काल में आग का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ था। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण किया गया। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण किया गया था, जिसे वाटी कासम उद्योग बोलते हैं। तो आप बस इसमें ये नोट कर लो कि इसमें वाटी कासम उद्योग का विकास हो चुका था। वाटी कासम उद्योग किस काल की देन है या किस काल में इसका विकास हुआ था, वाटी कासम उद्योग। वाटी कासम उद्योग यानी कि पत्थर के गोले से वस्तुएं बनाई जाने लगी थी, या पत्थर के गोले से बनाई गई वस्तुओं को, या पत्थर के गोले से वस्तुओं के बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाटी कासम उद्योग बोलते हैं। किसका है ये, मध्य पुरापाषाण काल में ऐसे उद्योग देखने को मिलते हैं, वाटी कासम उद्योग। अब मध्य पुरापाषाण काल के हथियार, ठीक है, इस मध्य पुरापाषाण काल के हथियार, ये तो हमारा हो गया पहले, इसके हथियार देख रहे हैं। मध्य पुरापाषाण काल के हथियार कौन से थे, इन हथियारों में थोड़ा सुधार हो गया था, थोड़े नुकीले हो गए थे, ज्यादा नहीं, हल्का सा सुधार आया था। तो उनमें कौन कौन से थे, वेदनी, ठीक है, आपसे पूछेगा वेदनी किस काल की हथियार है, तो वेदनी किसकी है, मध्य पुरापाषाण काल की। वेदनी छेदनी और खुरचनी, वेदनी छेदनी और खुरचनी, आसानी से याद कर सकते हैं, समय पीछे नहीं आ रहा है। वेदनी, छेदनी और खुरचनी ये किस काल के हैं, ये तीनों उपकरण या हथियार किस काल के हैं, ये तीनों मध्य पुरापाषाण काल के हैं। अब मध्य पुरापाषाण काल के आप स्थल भी देख लेंगे एक बार, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल के स्थल, तो स्थलों हम यहाँ लिखे देते हैं, मिर्जापुर है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ये इस काल का स्थल माना जाता है, ठीक है। मिर्जापुर के अलावा नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सबकी विशेषता बताएंगे भाई बढ़िया तरीके से, पहली क्लास है अभी तो वास्तव में हिस्ट्री की, और आगे इसमें आप लिख सकते हो उड़ीसा, ठीक है। ये सब कहाँ के स्थल हैं, कहाँ से कौन से काल के स्थल माने गए हैं, ये मध्य पुरापाषाण काल के स्थल माने गए हैं। मिर्जापुर, नेवासा और उड़ीसा मध्य पुरापाषाण काल के स्थल जो है ये माने गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा काल आता है, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वेदनी, छेदनी, खुरचनी लिख लेंगे, साथ के साथ नोट कर ले भाई, बाद में रुक रुक के देखते हैं वीडियो को। भाई उच्च पुरापाषाण काल की तिथि बताई दी है मैंने, 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उच्च पुरापाषाण काल की जो तिथि मानी जाती है वो कब मानी जाती है, 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक उच्च पुरापाषाण काल माना जाता है। तो जो उच्च पुरापाषाण काल है, ठीक है, जो उच्च पुरापाषाण काल है ये इसकी तिथि है। उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहने लगा, मानव
इस काल में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, गुफाओं में रहने लगा। और मैंने बताया जब वो गुफाओं में रहने लगा तो गुफाओं में उसने चित्रकारी कर दी। और चित्रकारी किसकी कर दी, जीव जंतुओं के चित्र मिले हैं हमें गुफाओं में। कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका की गुफा। उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका की गुफा से जो है जीव जंतुओं के चित्र अंकित मिले हैं। यानी कि मानव ने, जो मानव शिकार करता था उसके चित्र मानव ने कहाँ अंकित कर दिए, गुफाओं में बनाने शुरू कर दिए। तो मानव उच्च पुरापाषाण काल में गुफाओं में रहने लगा था। यही मैंने बताया था, पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। और जब गुफा में रहा तो वहां उसने चित्र बना डाले, जिसके साक्ष्य हमें भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इस काल में एक और बात लिख लेंगे, इस काल में आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव का विकास किस काल की देन है या किस काल में हुआ था, आधुनिक मानव। जानते हैं आधुनिक मानव, आधुनिक मानव को बोलते हैं होमोसिपियंस। ठीक है, होमोसिपियंस कहेंगे इसको, होमोसिपियंस। होमोसिपियंस कह सकता है। होमोसिपियंस मानव का विकास किस काल में हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल नहीं मिल रहा था, पुरापाषाण काल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आधुनिक मानव का विकास किस काल में हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। इस काल में मनुष्य ने चित्रकारी शुरू कर दी थी। ठीक है, गुफाओं में रहने लगा था, जहाँ के साक्ष्य हमें भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से। इस काल के प्रमुख औजारों की बात करें, पर प्रत्येक काल में औजारों में धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा था। यहाँ पे बिल्कुल घटिया किस्म, यहाँ थोड़ा परिवर्तन हुआ, यहाँ पे फिर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। औजार और थोड़े अच्छे किस्म के हो गए, ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा प्रभाव मिलता है। इस काल के प्रमुख औजार जो थे, औजारों को लिख लेंगे आप, तीक्ष्ण। ठीक है, एक तो तीक्ष्ण था, तीक्ष्णी बोलते हैं इसको, तीक्ष्णी और सल्क, तीक्ष्णी और सल्क, तीक्ष्णी और सल्क इस काल के प्रमुख औजार थे। इसके अलावा इस काल के प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, बताइए मैंने, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, और बीजापुर जो कि कर्नाटक में है। बेलन घाटी लिख लेंगे एक तो, बेलन घाटी इसी काल की स्थल मानी जाती है। ठीक है, और आपका ये बेलन घाटी लिख लेंगे आप, ये उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है ये। बेलन घाटी के बाद आप लिख लोगे बीजापुर। बीजापुर जानते हैं कहाँ पे है, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक लिखेंगे इसके सामने। और इसके बाद इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र का स्थल है। तो ये सब कहाँ के हैं, आप बता दो कि उच्च पुरापाषाण काल के स्थल है। सब पे चर्चा होगी जहां से भी जो मिला है। आधुनिक मानव का विकास हो चुका था, मानव ने चित्रकारी शुरू करी थी उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो ये भाई आपका हुआ पुरापाषाण काल समाप्त। अब एक छोटा सा और बता देते हैं, फिर हम मध्य पुरापाषाण काल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, छोटा सा फैक्ट बोल सकते हैं इसको, मानव का क्रमबद्ध विकास। ठीक है, मानव का विकास क्रम।